So the topic today is, as you have already read in the title of the collaborate section, that it is evidences of evolution, and evidences of evolution are basically multiple types of multiple type of evidences are present here. तो हम इनमें से कुछ जो हैं वो स्टडी करेंगे। अगर से सिर्फ यही नहीं होती हैं, और भी बहुत सी होती हैं, बट फिर भी जो है वो हम ये वाली जो जितनी एविडेंसेस है ये हम ज़रूर पढ़ेंगे। और ये एविडेंसेस आपके स्मार्ट सिलेबस में जो है वो इंक्लूड हैं। अगर हम यहाँ से एक दफ़ा आपके स्मार्ट सिलेबस को जो है वो एक दफ़ा देख लें तो यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन जितना भी है ये सारा का सारा ये टॉपिक पूरा आपका इसमें आएगा। ये पूरा टॉपिक, इसमें इन्होंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं की कि ये टॉपिक है या नहीं है, लेकिन ये है कि ये टॉपिक जो है वो इसमें क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं हुई, लिहाजा आप जो है वो इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से बेटा सबसे पहले तो ये है कि जब साइंटिस्ट जो हैं वो एविडेंसेस तलाश करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ जो काउंट होती है वो फॉसिल होते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, आपने फर्स्ट ईयर में भी जो है वो ये बात पढ़ी है कि फॉसिल जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ऐसी कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जहाँ से फॉसिल मिलेगा वो एक एविडेंस होगी एवोल्यूशन की, क्योंकि वो हम मॉडर्न लाइफ से मैच कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, एन ऑर्गेनिज्म इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड राइट नाउ इन दिस मॉडर्न एरा, बट someone exactly or 99% like that organism is buried inside the soil of this earth. अब वो जो बरी हुआ हुआ ऑर्गेनिज्म है, वो जो दफन हुआ हुआ है, वो जो मिट्टी के नीचे फॉसिलाइज्ड हुआ हुआ है, वो ऑर्गेनिज्म जो है उसका उसकी रिजेम्बलेंस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से अगर मौजूद है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि इस वक्त मॉडर्न इरा में एग्जिस्ट कर रहा है और एक दफन हुए हुए ऑर्गेनिज्म की उसके साथ सिमिलैरिटी है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि फॉसिल्स के हवाले से मुझे नहीं याद कि मैंने आप लोगों को कभी ये बात बताई है कि, लेकिन फॉसिल्स के हवाले से कोई भी जो जमीन के नीचे कोई भी बेरिड ऑर्गेनिज्म अगर हमें डेटिंग के जरिए पता लगता है कि वो ऑर्गेनिज्म 15,000 साल से पुराना नहीं है तो वो फॉसिल काउंट नहीं होगा। यानी अगर 14,000 साल है, 14,500 साल पुराना है, तब भी वो फॉसिल काउंट नहीं होगा जब तक वो कम से कम जो जमीन के नीचे हमें दफीना मिला है, जो जमीन के नीचे हमें फॉसिल मिला है, वो 15,000 साल पुराना नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इफ वी फाइंड एन ऑर्गेनिज्म विद 15,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन डेटिंग, इतनी ज्यादा हमें जो है वो मिलती है उसकी एज। और दूसरी बात ये है कि हमें पता ये लगता है कि उस ऑर्गेनिज्म का जो वो है स्केलेटन है वो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से भी मिलता जुलता है, तो हम ये कहेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म इससे पहले जो है वो डिफरेंट फॉर्म में जमीन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था। और ये एक एग्जैक्टली एक एविडेंस होगी एवोल्यूशन की। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म होगा जो जमीन पर इससे पहले एग्जिस्ट कर रहा था वो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर काउंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ह्यूमन का एक जो है वो एंसेस्टर काउंट होता है जिसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस जो है ये हमें जमीन के नीचे जो है वो इसके फॉसिल जो है हमें मिलते हैं, और ये जो होमो इरेक्टस है इसकी एवोल्यूशन के बाद एक बहुत लंबे अरसे बाद कौन जो है वो डेवलप होते हैं, होमो सेपियंस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमें किस फॉर्म में मिलता है? फॉसिलाइज्ड फॉर्म में। और जो होमो सेपियन है वो ऑब्वियसली जमीन के ऊपर इस वक्त जमीन को एक्सप्लॉइट करने वाला ऑर्गेनिज्म, जमीन को मोस्ट एक्सप्लॉइट करने वाला ऑर्गेनिज्म इस वक्त कौन है? होमो सेपियन है। तो अगर हमें होमो सेपियन से रिलेटेड फॉसिल मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये काउंट होता है कि अगर उसकी नंबर ऑफ रिब्स, उसके नंबर ऑफ टीथ, उसके नंबर ऑफ स्कल बोन्स, उसकी नंबर ऑफ वर्टेब्रा, उसके नंबर ऑफ लिम्ब बोन्स अगर वो मॉडर्न ह्यूमन से मिलती हैं, तो इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि इट कैन बी एन एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियन विच इज करंटली प्रेजेंट इन दिस एरा। ठीक है, इन करंट एरा। तो ये जो तमाम एविडेंसेस होती हैं, इस हवाले से हम बहुत से ऑर्गेनिज्म के एविडेंसेस तलाश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आमतौर पर जब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम फॉसिल एविडेंसेस की बेस के ऊपर फॉसिल एविडेंसेस, याद रखिए फॉसिल सिर्फ फॉसिल नहीं होते, बल्कि फॉसिल वाले उसमें आपको एक और चीज भी मिलेगी, क्रोनोलॉजिकल एविडेंस।
कोई बताएगा क्रोनोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है? जी, क्रोनोलॉजिकल एविडेंस क्या हो सकता है? बेटा क्रोनोलॉजिकल एविडेंस ये होता है कि फॉसिल के साथ साथ उस फॉसिल का टाइम भी पता लगे ना, कि उस फॉसिल का टाइम क्या है, वो किस टाइम में एग्जिस्ट कर रहा था। आप लोगों को यकीनन याद होगा वो टाइम टेबल जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम के हिसाब से। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम के हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म अगर इस इरा में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो इतने मिलियन साल पहले था। आप लोगों को याद आ जाना चाहिए, जिसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइल्यूरियन, डिवोनियन, ये सारे पीरियड्स थे, उसमें इराज थे। तो वो सारा क्या था, वो असल में फॉसिल बेस्ड टाइम टेबल था। इसमें ये बताया जा रहा था कि ये फॉसिल इस इरा में एग्जिस्ट करता था। क्यों? हमें कार्बन डेटिंग से पता लगा कि ये फॉसिल इतने पुराने दौर में एग्जिस्ट करता था, लिहाजा हमने उसको उस जगह पर रख दिया। तो फॉसिल्स के साथ साथ क्रोनोलॉजिकल एविडेंसेस की बेस के ऊपर तीन बहुत ही क्लीन जो है वो हमें लिनिएजेस मिलती हैं। एक हम ह्यूमन की लिनिएज बनाते हैं कि ह्यूमन के एंसेस्टर्स कौन थे। एक हम हॉर्सेस की लिनिएज बनाते हैं कि हॉर्सेस कहाँ से डेवलप हुए हैं। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम बनाते हैं एलिफेंट्स की लिनिएज। ये एलिफेंट्स के बारे में भी हमें पता है कि एलिफेंट्स के फॉसिल हमें कहाँ कहाँ मिले और एलिफेंट्स जो हैं वो किस किस टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। बेटा मैं 1 मिनट आता हूँ। ये ओपन है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? उनका माइक वो बच्चे कह रहे हैं ओपन नहीं। जी जी, वो नीचे पड़ी हुई है, वहां से ओपन कर लो। जी सॉरी। मैंने आप लोगों से एक दफ़ा जब वो शेयर किया था तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जो टाइम स्केल है वो किसके हिसाब से बना हुआ है। फॉसिल जो हैं वो किस टाइम में एग्जिस्ट करते रहे। हमें फॉसिल के टाइम का किसके जरिए पता लगता है? कार्बन डेटिंग के जरिए पता लगता है। तो ये जो एवोल्यूशन है ये इसकी एक जो हमारे पास लॉजिक है, एक जो हमारे पास इसका रिकॉर्ड है वो फॉसिल रिकॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो फॉसिल्स की डेफिनेशन देता है और आइदर द एक्चुअल रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, तो कहीं भी हमें वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। याद रखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, अगर हम इसमें फॉसिल को टाइम से रिलेट ना करें ना, तो हम दो फॉसिल्स का रिलेशन तो तलाश कर सकते हैं कि जैसे होमो इरेक्टस का फॉसिल जो है वो होमो सेपियन के फॉसिल से मिलता है, लेकिन हम ये नहीं तलाश कर सकते कि जो होमो इरेक्टस है वो किस जमाने में एग्जिस्ट कर रहा था। ये हम नहीं तलाश कर सकते। इसका मतलब है क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम एविडेंस जो है वो बहुत जरूरी है। टाइम एविडेंस अगर आपको नहीं पता लगती तो आप ये नहीं बता सकते कि फलां स्पीशीज किस टाइम पे ओरिजिनेट हुई और कब आकर जो है वो खत्म हुई। तो ये जो है वो ये जो चीजें हैं वो जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि टाइम एविडेंस जो है वो साथ जरूरी होती है। ठीक है। अच्छा, इसी से पहले आपको एक बायोजियोग्राफिकल एविडेंस भी मिलती है। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस क्या है कि एक खास किस्म का ऑर्गेनिज्म है आर्मेडिलो। ये मैमल है और ये सिर्फ अमेरिका में रहता है और इसका जो है वो और इसके बारे में क्या कहा जाता है
कि इसके एंसेस्टर भी कभी अमेरिकन कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं गए। अमेरिकन कॉन्टिनेंट से मुराद ये है कि वो जो अभी कल परसों मैंने आपसे जिक्र किया था आपसे कि ये जो इक्वेटर लाइन है इससे ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका है ना, तो वो नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिकन एरिया में जो आर्मेडिलो है वो इस वक्त भी एग्जिस्ट करता है, और जो हमें फॉसिल रिकॉर्ड बताता है वो ये भी बताता है कि इसके एंसेस्टर भी, या यूं कह लीजिए कि इससे मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म भी हिस्ट्री में हमें इसी जगह पर मिले, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही मिले। इसका मतलब ये है कि वो इसी के एंसेस्टर्स हैं। बेसिकली जो बात कही जा रही है वो ये है कि जो जिसको आप कहते हैं कि ये जो हमारा ये जो किसी जगह से सिमिलर फॉसिल मिलना, एक ऑर्गेनिज्म है वो उसी जगह पर फिरता है और उसी जमीन के नीचे से हमें सिमिलर फॉसिल मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म इसके अलावा पूरी अर्थ पे कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि उसके एंसेस्टर भी इसी जगह एग्जिस्ट करते थे और अब वो भी इसी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। ये है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, और इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि क्योंकि इसके एंसेस्टर यहाँ से, लिहाजा ये उन्हीं का डिसेंडेंट है और ये वही जो है वो एक ऑर्गेनिज्म यहाँ एग्जिस्ट करता रहा है और अभी भी कर रहा है। कंपैरेटिव एनाटॉमी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त चीज है। कंपैरेटिव एनाटॉमी ये एक ऐसी चीज है जिसके हवाले से हम कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब ये बड़ी जबरदस्त, कमाल किस्म की एविडेंस होती है कि हम जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता ये लगता है कि बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, उनके फंक्शन डिफरेंट हों लेकिन उनके स्ट्रक्चर आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूंगा और आप जो है वो सवाल से थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा है। बेटा ये जो मैं अब आपको मिसाल देने लगा हूँ, मैमल्स में आप अगर वेल के फ्लिपर्स देखें, वेल के फ्लिपर्स, ये सिर्फ मैमल्स की बात हो रही है। आप बैट के विंग्स देखें और ह्यूमन का पेक्टोरल गर्डल देखें। ह्यूमन का पेक्टोरल गर्डल यानी कंधे और उससे नीचे का एरिया, ह्यूमन पेक्टोरल गर्डल। तो आपको क्या पता लगता है? आपको ये पता लगता है कि ये सारे के सारी चीजें मैंने लिखी हैं, दीज ऑल आर स्ट्रक्चरली ऑलमोस्ट सिमिलर। ये स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन इनके फंक्शन जो हैं वो क्या होते हैं? इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर है। ठीक है, अब ये एक किसकी मिसाल है? अगर इनके स्ट्रक्चर सिमिलर हैं लेकिन किसी वजह से इनके फंक्शंस डिफरेंट हो गए हैं, तो आप क्या कहते हैं कि ये सब के सब एक ही एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स हैं, एक ही एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स हैं ये सब के सब। ठीक है, यानी आप इसको यूं कह सकते हैं कि अगर एक एंसेस्टर है और उससे आगे आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, लेकिन वो उन स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट मकासद के लिए यूज करते हैं, तो स्ट्रक्चर्स का सिमिलर होना सेम एंसेस्टर की वजह से होता है। ये कंपैरेटिव एनाटॉमी है। यहां पर वो मिसाल देता है, वो कहता है कि सेम स्केलेटल एलिमेंट्स मेक अप फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, cats, whales, bats and all other mammals, although these appendages have very different functions। अब ये जो सिचुएशन है इसमें ये है कि ये एक ही नस्ल के ऑर्गेनिज्म हैं, एक ही जो है वो एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन एक ही एंसेस्टर डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने सेम स्ट्रक्चर को डिफरेंट मकासद के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। मैडम एक मिनट रहिएगा जी। उन्होंने अपने उन स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट मकासद के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो दिखने में सिमिलर हो लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट हो, ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप कहते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है ऑर्गेनिजम्स को रिलेट करने में। फॉर एग्जांपल, अब हमें कैसे पता लगा कि वेल मैमल है? चला ठीक है, कुछ ऐसे फीचर्स तो हैं वेल के कि वो वाकई जो है वो
काउंट हो सकता है कि वो हो मैमल, ठीक है। कुछ फीचर्स तो हैं ऐसे वेल के, जैसे उसके हेयर भी हैं, उसके ईयर भी हैं, उसके वो अपने बच्चों को मिल्किंग भी करती है, उसका 4 चैम्बर्ड हार्ट भी है, ठीक है। ये सारा कुछ उसको मैमल बनाता है। लेकिन वेल के अंदर जो पेल्विक गर्डल है वो नहीं है। अब पेल्विक गर्डल यानी कि जो हिप बोन और उसके नीचे का जो रीजन है, जो लिम्स है, वो नहीं है। अब इस बेस पे हम वेल को कह सकते थे कि उसके वो मैमल नहीं हो सकती क्योंकि उसके पेक्टोरल गर्डल ही नहीं है, लेकिन वो मैमल है। क्यों? क्योंकि उसके जो फ्लिपर हैं जिससे वो तैरती है और उसके जो पेक्टोरल गर्डल की रिमेनिंग बोन्स हैं वो सारी की सारी मैमल से मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन और वेल के एंसेस्टर किसी न किसी जगह पर जाके कॉमन है। ये चीज जो है वो कंपैरेटिव एनाटॉमी कहलाती है, ठीक है। ये देखिए, होमोलॉगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक। ये सारे सारे यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट क्या है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन ये इस येलो बॉक्स में जो है वो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद as homology and such anatomical signs of evolution are called homologous structures. होमोलॉजी और होमोलॉगस स्ट्रक्चर का मैंने आपको बता दिया। फिर इसी तरीके से कंपैरेटिव एनाटॉमी में एक चीज और जो है वो हमें मिलती है, वो है वेस्टिजियल ऑर्गन। जी बेटा, आप में से किसी को अंदाज याद है वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? पता होना चाहिए, वैसे कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट भी नहीं है ये। जी, एनीबडी? विच हैव नो फंक्शन। जी आप कह सकते हैं, असल में उनको रूडिमेंट्री ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका जो रिमेनिंग रह गई हो। ये इंपॉर्टेंट बात है वैसे जो आप बात कर रहे हैं ना कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे पास रिमेनिंग रह गए हों अपने एंसेस्टर्स के, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अपेंडिक्स है, ठीक है। अब अपेंडिक्स जो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपेंडिक्स जो है ये ऐसा नहीं है जो फंक्शनलेस ऑर्गन हो, ये ऑर्गन जो है वो फंक्शनल है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ खास किस्म के मसल्स हैं, आप लोगों से एक दफा पहले भी मैंने जिक्र किया था। कुछ स्पेशल किस्म के मसल्स हैं हमारे इसमें बॉडी के अंदर जो, और कुछ ऐसी बोन्स भी हैं जो हमारे अब यूज नहीं होती लेकिन पहले किसी जमाने में यूज होती रही हैं। तो ऐसे तमाम ऑर्गन्स अगर हमें ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स काउंट होंगे, यानी एंसेस्ट्रल डिजाइन। अब ये जो ऑर्गन्स है ये हमें बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी मिलते हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी अपेंडिक्स एग्जिस्ट कर रही होती है। अब इन सब में ये ऑर्गन वेस्टिजियल होना, इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं ये ऑर्गन फंक्शनल रहा है हमारे एंसेस्टर्स में, ठीक है। आज भी, चले एक और बात मैं आपको करता हूं, आज भी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अपेंडिक्स अगर फंक्शनल हो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अपेंडिक्स फंक्शनल है और हम में भी अपेंडिक्स है लेकिन वेस्टिजियल है, तो ये किस बात की निशानी है? ये इस बात की निशानी है कि हमारा और उसका एंसेस्टर कॉमन है। सिर्फ हमें क्या हुआ है कि जो अपेंडिक्स है वो नॉन फंक्शनल रह गई है। बाकी जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें हो सकता है उनमें अपेंडिक्स फंक्शनल हो, लेकिन अपेंडिक्स तो है ना। इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी लिहाज से ऐसा ऑर्गन जरूर है जो कि हमारे एंसेस्टर्स में रहा है। Vestigial organs are historical remnants that had important function in ancestors but are no longer essential presently. Skeletons of ये एक और चीज है कि the skeletons of whales and some snakes retain vestiges of pelvis and leg bones. whale और snake में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले whale के बारे में बताया कि उनके अंदर pelvic और जो लोअर लिम्ब बोन्स हैं उनके रेमनेंट्स मौजूद हैं। अब ये क्या बात हुई? पेल्विक और लोअर लिम्ब के रेमनेंट से क्या मुराद है? मतलब उनका ना तो पेल्विक गर्डल है, मतलब हिप बोन नहीं है, वेल की भी नहीं है और स्नेक की भी नहीं है, लेकिन वो जो रिमेन्स हैं वो उनके अंदर अभी भी बाकी हैं। यानी वो किसके डिसेंडेंट्स है? वो हमारे जैसे किसी एंसेस्टर के डिसेंडेंट। हमारा और उनका एंसेस्टर कहीं ना कहीं जाकर कॉमन हो जाता है। अगर ना होता तो उनके अंदर क्या ना होते, वो ये पेल्विक गर्डल के यानी हिप बोन के रिमेनिंग ना होती, ठीक है। और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ आ जाइए, जो लोअर लेग्स हैं। अब
स्नेक्स में लोअर लेग्स का क्या काम, वेल में लोअर लेग्स का क्या काम, लेकिन उनके अंदर लोअर लेग्स की निशानियां जरूर मौजूद हैं उनके स्केलेटन में। इसका मतलब ये है कि देयर वाज सम टाइम व्हेन देयर एंड आवर एंसेस्टर्स वर सेम। अच्छा जी, अब यहाँ से जो है वो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी जो है वो हमें बड़ा कुछ बताती है बेटा। आपका अगर यहाँ तो कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए। नो क्वेश्चन। अच्छा, अब आ जाइए, जिस तरह हमने अनाटॉमी को कंपेयर किया है उसी तरह हम अगली चीज पढ़ा करते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी जो है उसके अंदर भी बड़ी जबरदस्त चीजें हैं जो कि मौजूद हैं। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में हम देखते हैं कि मैनी मैमल्स, यानी आप यूं कह लीजिए कि ऑल मैमल्स have identical structures at embryonic stage में they have identical structures। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ह्यूमन की तरह के दो तीन ऑर्गेनिज्म के अलावा बाकी सब ऑर्गेनिज्म की टेल होती है। ये हम अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ह्यूमन जो है उसकी भी टेल होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में बहुत थोड़े टाइम के लिए। ह्यूमन की भी टेल बनती है, ठीक है। अब वो जो टेल है वो किस बात की निशानदेही है कि एंसेस्ट्रल रेमिनेंट्स या एंसेस्ट्रल जीन्स कुछ ना कुछ ह्यूमन में मौजूद हैं जो कि इस टाइम पर जो है वो अपने आप को जाहिर कर देते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको खत्म कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको फर्स्ट ईयर में एक मिसाल दी थी कि जो फ्रॉग उसकी टेल को रिमूव कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको फर्स्ट ईयर में एक और मिसाल दी थी कि ह्यूमन एम्ब्रियो के फिंगर्स के दरमियान में डक की तरह के वेब्स होती हैं। डक जिससे तैरती है, डक की तरह के वेब्स मौजूद होते हैं। वो जो वेब्स हैं वो असल में एंसेस्ट्रल, क्योंकि हमें वैसे तो हैं नहीं, ठीक है, लेकिन एंसेस्ट्रल निशानी है, एंसेस्ट्रल जीन्स का एक्सप्रेशन है जो वेब्स मौजूद है। फिर एक तीसरी चीज वो ये है कि हमारा जो एम्ब्रियो होता है उसके कानों की जगह गिल्स होते हैं। बेटा गिल्स क्या होते हैं? टाइम ना ज़ाया किया करें यार। गिल्स वो जगह है, वो पोर्शन, हाँ जी बिल्कुल, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश, वो ऑर्गन्स जिससे फिश गैसेस एक्सचेंज करती है ना जी बिल्कुल। वाटर में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो फिश वगैरह के पास होते हैं वो गिल्स होते हैं जिनके जरिए वाटर में गैसेस एक्सचेंज होता है। ये जो गिल्स होते हैं ये ह्यूमन एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी मौजूद होते हैं। अब इतनी कॉमन चीजें बाद में वो चेंज हो रही है, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज नन ऑफ आवर इशू, ठीक है। लेकिन अगर अभी वो मौजूद हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में और कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो अडल्ट स्टेज तक रहती हैं, गिल्स अडल्ट स्टेज में भी रहते हैं, सारी जिंदगी रहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो गिल्स हैं वो पहले ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किस बात की निशानी है कि बहरहाल ये ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड हैं। कुछ में गिल्स को प्रेफर किया गया है, कुछ में गिल्स को प्रेफर नहीं किया गया, बट दे हैव गिल्स, ठीक है। तो ये बड़ी एक जो है वो इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें मिला करती है एविडेंस के तौर पे। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये जीन्स और डीएनए की सिमिलैरिटी जो है इसके हवाले से बात करती है कि इनके जीन्स को अगर सीक्वेंस किया जाए, जीन्स की सीक्वेंसिंग देखी जाती है आमतौर पे, तो डीएनए का डिजाइन, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट, ये बड़ी जरूरी होती है। दो तीन चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मॉलिक्यूलर एविडेंस में ना। मॉलिक्यूलर एविडेंस में दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर एविडेंस में जो है वो
सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट काउंट होती है उसको आप कहते हैं कि ये कैसे कहेंगे, हाँ, राइबोसोमल आरएनए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका जो कंजर्व्ड होते हैं। कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि कंजर्व्ड का मतलब ये है कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं राइबोसोमल आरएनए, ये चेंज नहीं हुआ। राइबोसोमल आरएनए शुरू से वैसा ही चलता आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हम सम टाइम डीएनए सीक्वेंसिंग भी करते हैं, डीएनए का सीक्वेंस तलाश करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में डीएनए का सीक्वेंस सेम है, किन में डिफरेंट है, ये भी तलाश करते हैं डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, फिर हम एक और चीज भी तलाश करते हैं, वो प्रोटीन्स हैं कि प्रोटीन कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं, ठीक है, और उनका फंक्शन क्या क्या है, ये चीज भी देखते हैं, ठीक है? ये सारा कुछ भी काउंट होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, molecular biology has thus provided strong evidence in support of evolution as the basis for the unity and diversity of life। ये तमाम चीजें जो हैं वो जैसे प्रोटीन के लिहाज से आप देखिए, साइटोक्रोम एक प्रोटीन है जो तमाम ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है, ऑल एरोबिक स्पीशीज, यानी इवन बैक्टीरिया में भी मौजूद होता है साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम एक प्रोटीन है, अब वो प्रोटीन तमाम ऑर्गेनिज्म में मौजूद है और ऑलमोस्ट सेम फंक्शन कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटीन सब में सेम है, यानी ये अभी तक चेंज नहीं हुई। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन के ये इन लाइफ में, देखिए अल्टीमेटली लाइफ के अंदर ना एक यूनिटी आ जाती है। जब डार्विन ने स्टडी किया था ना, तो उसने भी जो है वो एक बात की थी कि देयर इज अ यूनिटी इन लाइफ। हाँ, कुछ चीजें वक्त के साथ साथ चेंज जरूर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो लाइफ है उसमें बहरहाल कहीं ना कहीं आपको आगे यूं फील होता है कि एक यूनिटी जो है वो आ जाती है। ये जो यूनिटी है ये असल में किसकी बुनियाद पर है कि जब एंसेस्टर्स सेम होते हैं तो उसके बाद वो चीजें जो हैं वो हो जाती हैं, यूनाइट हो जाती हैं, वो तमाम चीजें किसी एक ऑर्गेनिज्म में हमें मिलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये वो चंद चीजें हैं जो कि हमारी एवोल्यूशन की एविडेंसेस हैं। जी बेटा, आपका सवाल है आपका, तो बताइए। चलें, आप अपने सवाल को छोड़ें, मुझे जल्दी से बताइए नेचुरल सिलेक्शन क्या। कल के लेक्चर में ये बात हो चुकी है, हरिए जल्दी से माइक ऑन करके बता दें बेटा, लिखने ना बैठे। हाँ जी, नहीं, कल क्या बात हुई थी? कल मैंने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ नेचर फिनोमिना व्हेन फिनोमिना ऑफ नेचर सपोर्ट और डिनाई। जी बिल्कुल ठीक बात है, व्हेन फिनोमिना ऑफ नेचर सपोर्ट और डिनाई, यानी किसी भी कैरेक्टर को या सपोर्ट कर दिया जाए या डिनाई कर दिया जाए किसी भी फिनोमिना ऑफ नेचर के जरिए, तो इसको आप कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी आपका जो है वो कोई एक फीचर ऐसा है जो कि नेचर में फिट नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली या आपको वहां से भागना पड़ेगा या आप वहीं पर आपका वो वाला फीचर जो है उसको डिलीट कर दिया जाएगा, और उसके नतीजे में चाहे वो वाली स्पीशीज बिल्कुल वाइप आउट ही क्यों ना करनी पड़े। एक स्पीशीज है जो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकती, अब अगर वो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकती तो वो उस एरिया में वाइप आउट हो जाएगी अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर कोई चेंज आ जाए। ये नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो बात करने की है वो ये है बेटा कि नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से दो तीन चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने वाली। नंबर वन, नेचुरल सिलेक्शन एक ऑर्गेनिज्म पे वर्क नहीं करती, डज नॉट वर्क ऑन सिंगल इंडिविजुअल। याद रखिए, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल में चेंज आना काउंट नहीं करता। अगर एक इंडिविजुअल में कोई अच्छा चेंज आया लेकिन वो इंडिविजुअल अपने उस चेंज को अगली नस्लों में ट्रांसफर ना कर सका, तो उस एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आने से एवोल्यूशन नहीं हो जाती, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है कि वो जो चेंज है
वो आहिस्ता आहिस्ता किस में आना चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन में आना चाहिए। जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो ये फिनोमिना है, दैट एक्चुअली वर्क ऑन पॉपुलेशन रादर देन अ सिंगल इंडिविजुअल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे अब इसकी डिटेल आ रही है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन हमेशा पॉपुलेशन पे वर्किंग करती है, इंडिविजुअल पे वर्किंग नहीं करती। अच्छा, अब एक एमसीक्यू है इस चैप्टर के एंड का, जो कि मैं अब आपको जो है वो बताता हूँ, जिसके हवाले से बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि ये इसका आंसर क्या है। सिलेक्शन एक्ट डायरेक्टली ऑन, ये पढ़िएगा जरा ऑप्शन, इसका आंसर बताइएगा मुझे। जी बेटा। बेटा इसका आंसर याद रखिए, ये आंसर आपको जो है वो ये किसने कहा फिनोटाइप? हाँ भाई, कोई और? एनीबडी एल्स? बेटा ये आंसर बिल्कुल ठीक है, सिलेक्शन एंड एक्ट डायरेक्टली ऑन फिनोटाइप, क्योंकि सिलेक्शन के सामने आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सिलेक्शन जिस चीज को डायरेक्टली फेस कर रही है, जिस चीज को डायरेक्टली जज कर रही है, वो आपका कैरेक्टर है। वो चीज है जो सिलेक्शन के सामने आनी है, जिसने फिनोमिना को फेस करना है। जीन ने तो फिनोमिना को फेस नहीं करना, जीन ने तो अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो जीन का एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? फिनोटाइप। तो जो चीज नेचर के सामने एक्सप्रेस होगी, नेचर उसी के ऊपर एक्ट करेगी। तो एक्चुअली नेचर एक्ट्स ऑन फिनोटाइप रादर देन जीनोटाइप और जीनोम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि पॉपुलेशन और फिनोटाइप, नेचुरल सिलेक्शन का काम इन दो चीजों के साथ है। एक तो सिंगल पॉपुलेशन की बात होगी, सिंगल इंडिविजुअल की बात कभी नहीं होगी। दूसरा, किसी भी पॉपुलेशन की फिनोटाइप पर बात होगी, जीनोटाइप पर बात हम करेंगे तो करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन को जीनोटाइप से गर्ज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद फिर एक टर्म आती है जो मैंने आपको 22वें चैप्टर के शुरू में भी बताई थी, वो है जीन पूल। जीन पूल और जीनोम, ये दोनों टर्मिनोलॉजी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जीन पूल है कि जीनोम है एक ऑर्गेनिज्म का पूरा जेनेटिक मटेरियल, सिंगल ऑर्गेनिज्म का पूरा जेनेटिक मटेरियल जब आप बात करते हैं तो वो जीनोम कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं कि पूरी पॉपुलेशन के का जेनेटिक मटेरियल, पूरी पॉपुलेशन के जीनोम, ठीक है, जैसे 100 लोग हैं, हर एक का अलग अलग जीनोम है। जब आप उन 100 लोगों के जीनोम की इकट्ठी बात करेंगे तो वो जीन पूल है। जब आप एक इंडिविजुअल के तमाम जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो वो जीनोम है। ठीक है, तो ये है जो जीन पूल और जीनोम का मतलब है। अब यहाँ पे आगे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एलील क्या चीज है। मैं एक दफा और रिवाइज कर देता हूँ बेटा। एलील जो है वो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ये जो है वो एलील है। अब ये ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन जो एलील है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि एलील कम से कम दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब ये बात एकदम मैंने यहाँ पर क्यों शुरू कर दी, ये तो जेनेटिक्स है बेटा। याद रखिए, नियो डार्विनिज्म के मुताबिक आपको जो है डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन के साथ क्या क्या ऐड करना पड़ता है? जीन्स भी ऐड करने पड़ते हैं। इस वजह से आप उसको कहते हैं नियो डार्विनिज्म, जीन्स भी आपको साथ साथ ऐड करने पड़ते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन जो है उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव, एवोल्यूशन क्यों आती है? एवोल्यूशन, एवोल्यूशन तब आती है जब व्हेन द नंबर ऑफ डोमिनेंट और recessive allele alter,
जब नंबर ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील चेंज हो जाए। अब आपको एक बात बड़े अच्छे तरीके से पता है, मैं आपको ना एक बड़ी मजे की मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 तरह की जीनोटाइप्स हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। बेटा गौर से सुनिएगा इस मिसाल को। आपके पास हैं 50 इंडिविजुअल, एक पॉपुलेशन है उसमें 50 इंडिविजुअल है। आपने फटाफट आंसर करने, टाइम बहुत कम है, इसलिए माइक ऑन करने का जो है वो इत्माम अभी कर लीजिए। आपके पास ये 3 जीनोटाइप 50 इंडिविजुअल हैं। अच्छा, 20 जो हैं वो हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। 25 हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, या बल्कि मैं इनके आगे तादाद लिख देता हूं बस। होमोजाइगस डोमिनेंट हैं 20, हेटेरो बल्कि इसको 15 कर देते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट 15 हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हैं आपके पास 30 और 15 45, और होमोजाइगस डोमिनेंट हैं आपके पास 5। रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव आपके पास है 5। आपने करना क्या है, आपने निकालना है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स in this population or number of recessive alleles in this population। जी, डोमिनेंट एलील कितने हैं इस पॉपुलेशन में? सर 45 सर। जी मुनीब, अपना आंसर थोड़ा सा स्पेसिफाई करें। 45 कैसे होगा बेटा? 15 ये ऊपर सर, ऊपर वाले और 15 सेंटर ऊपर में हो जो गए, है 15 ऊपर हो गए, और ये जो सेंटर वाला सर 30। हाँ ठीक है, लेकिन अब आप इसमें ये भी तो गौर करें कि आधे डोमिनेंट है आधे रिसेसिव है, तो ये तो आधे 15 हुए, 15 इसमें डोमिनेंट हुए, 15 रिसेसिव हुए, तो ये तो 30 है बस, ठीक है 30। 30 हो गए। जी बेटा, कोई और नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स इन दिस पॉपुलेशन? बेटा आपका पहला आंसर ठीक था, आपने इसको 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है बेटा, 2 डोमिनेंट एलील है ना। जी 45 है, 2 डोमिनेंट एलील हैं, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 30, ठीक है, और 15 इधर से आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 45। अच्छा, इसका मतलब है कि इसको आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे दोनों के लिए, यानी 15 प्लस 15, 15 डोमिनेंट 15 रिसेसिव। 15 डोमिनेंट तो ये हो गए, 15 आप इसके साथ मिलाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 15 और 5 20। ये सॉरी 15 और 5 20 नहीं, बल्कि अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 दूनी 10, तो ये 15 और 10 कितने हो गए? 25। 15 और 10 25। यहां से आपको अब क्या पता लगा? ये चीज है जिसको आप पता है क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी। एलीलिक फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता लग गया है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म नहीं कहना, ये जो पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है, इसके अंदर एलीलिक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी ये है, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी ये है। बेटा अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है इस एक सिंगल पॉपुलेशन के अंदर, अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो क्या नतीजा निकलेगा? कोई एक कैरेक्टर या कम होना शुरू हो जाएगा या ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ये दिस वुड लीड टू एवोल्यूशन, यानी किसी भी पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाने से एवोल्यूशन हो जाती है। ये जो है ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का वर्ड निकला है फ्रीक्वेंट से। फ्रीक्वेंट का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज कितनी दफा रिपीट हो रही है। तो डोमिनेंट एलील कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये भी आपको पता लग गया, रिसेसिव एलील कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये भी आपको पता लग गया। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पर ये पता लग गया कि इस एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहती है
सुन लीजिएगा दोबारा, अगर ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो फिर क्या होगा कि एवोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि ना डोमिनेंट एलील ज्यादा काम हो रहा है ना रिसेसिव एलील ज्यादा काम हो रहा है, तो एवोल्यूशन नहीं होगी। लेकिन अगर ये जो एलील फ्रीक्वेंसी है चेंज हो जाती है, कोई एक एलील नंबर में ज्यादा बढ़ जाता है तो इट वुड लीड टू एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये बेटा अगला जो लेक्चर है ना वो सारा इस कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, इस एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे जो आखिरी 5 मिनट में मैंने आपको दिया, एलीलिक फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो आपने ये जो है वो भूलना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ये बहुत जरूरी है। मेरी कोशिश होगी, अगरचे अगले 3 दिन टाइम टेबल के मुताबिक तो हमारा ऑफ है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को जो है